अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया लटकने, अटकने और भटकने की। किस प्रकार से लाखों नौकरियां उत्तर प्रदेश में फंसी हुई हैं, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, भर्तियां या तो जांच प्रक्रिया में फंसी हुई हैं या अदालती कार्रवाई में फंसी हुई हैं या फिर सरकार की तरफ से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। नतीजा यह है कि लाखों की तादाद में नौकरियां रिक्त हैं लेकिन युवा बेरोजगार हैं। उत्तर प्रदेश में इस वक्त हालात ऐसे हैं कि लाखों की तादाद में यूथ जो कड़ी मशक्कत करके, जिसके मां बाप अपना पेट काट के बच्चों को तैयारी कराते हैं नौकरियों में इम्तिहान के लिए, आज वो बेबस हैं और लाचार हैं। आप कल्पना कीजिए कि जिनके बच्चे एक अदद नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हों और पिछले 4 सालों में उनको नौकरियों के अवसर बेहद कम मिले हों और अगर मिले भी हों तो रोजगार की गारंटी देकर उनको बेरोजगार कर दिया जा रहा है। आखिर क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है? और इसके साथ ही सिर्फ भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होना ही इशू नहीं है, इशू यह है कि उनको अब तक कंप्लीट करने की विल पावर भी गवर्नमेंट में दिखाई नहीं देती है। यह सर्वाधिक चिंता का विषय है। लाखों की तादाद में बच्चे तैयारी करते हैं, एग्जाम देते हैं, इंटरव्यू तक देते हैं, लेकिन ना तो रिजल्ट आता है और ना उनकी ज्वाइनिंग होती है। प्रयागराज के भीतर पिछले कुछ दिनों के अंदर कई छात्र और छात्राओं ने, प्रतियोगी छात्र छात्राओं ने सुसाइड कर लिया है, आत्महत्याएं कर ली हैं। वो अवसाद में है, डिप्रेशन में है, वो अकेले रहते हैं, किसी से बात भी नहीं कर पाते हैं। उनके माँ बाप उनकी तकलीफों को भी नहीं साझा कर पाते हैं अपने माता पिता से कि क्या मुंह लेकर वो जाएंगे जब उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, उनको नौकरी नहीं मिल रही है। सालों से तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन नतीजा नौकरियां नहीं मिलती हैं। उत्तर प्रदेश के भीतर विभिन्न डिपार्टमेंट में, तकरीबन 84 डिपार्टमेंट में लाखों पद रिक्त पड़े हुए हैं। आउटसोर्सिंग के जरिए उत्तर प्रदेश में काम कराया जा रहा है, जो निहायत गलत बात है, नीति के विरुद्ध है। लेकिन यूथ को रोजगार नहीं मिल रहा, उसको नौकरियां नहीं मिल रही है। जब सरकार यह दावा करती है कि हमने 4 लाख युवकों को नौकरी दे दी है, 4 लाख नौकरियां हमने वितरित कर दी हैं, उस दावे को लेकर भी सवाल है। लेकिन इस बात का भी जवाब उत्तर प्रदेश की सरकार को देना चाहिए कि क्या कारण है कि उसके कार्यकाल में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाई। मैं वो नोटिफिकेशंस लेकर बैठा हूं, 24 नोटिफिकेशंस हो चुके हैं 2016 से लेकर अब तक, जब से यह आयोग बना UPSSC। सिर्फ नलकूप चालक, वो भी 2016 की भर्ती थी, उसके अलावा बाकी कोई भी भर्ती अब तक यह आयोग पूरा नहीं कर पाया है। मैं जानना चाहता हूं कि 22 भर्ती परीक्षाएं रुकी पड़ी हैं, ये कहां लटकी और अटकी और भटकी हैं? इसका जवाब चाहिए। एक आयोग इस बात के लिए बना है कि वो नौकरी दे, ना कि इस बात के लिए कि वो भर्तियों को लटकाए, अटकाए और भटकाए। मैं ये दोनों आपको दिखा सकता हूं। इसमें कुल 24 नोटिफिकेशंस हैं। इन 24 नोटिफिकेशन में नलकूप चालक छोड़कर कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। यह बताता है कि व्यवस्था में किस कदर लाल फीताशाही हावी है, जो सरकारों को एक अदद नौकरी भी बेरोजगार युवकों को देने से रोकती है। यह जवाब चाहिए कि UPSSC का गठन किस मकसद से हुआ है? नौकरियां देने के लिए या फिर बेरोजगार युवकों का खून चूसने के लिए, उनसे भर्ती परीक्षा के नाम पर डिमांड ड्राफ्ट और पैसे जमा करा लेने के लिए? 6 महीने पहले यह सितंबर 2020 में कहा गया था कि 6 महीने के भीतर सारी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। 6 महीने के भीतर क्या यह पूर्ण की गई? नहीं पूर्ण की गई। 6 महीने बीत चुके हैं। सितंबर में यह बात कही गई थी और आज हम 30 मार्च को बात कर रहे हैं। क्या कारण है कि अभी तक आप भर्ती प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए हैं? बेरोजगार छात्र छात्राएं आत्महत्या कर रहे हैं। सम्मान से जीने का हक सभी को है। इस प्रदेश में पैदा हुए छात्र छात्राओं को हक है कि वो सरकारी नौकरी पाएं। उसके लिए प्रयास करते हैं, अपनी मेरिट पर सिलेक्ट होकर आते हैं, किसी की अनुकंपा और कृपा पे नहीं। अपना आत्मसम्मान, अपने स्वाभिमान, अपनी कड़ी मेहनत, संघर्ष, अपने मां बाप के परिश्रम, उनके आशीर्वाद और कठोर परिश्रम की पराकाष्ठा वो करते हैं।
किसी प्रतियोगी छात्र छात्रा की तकलीफ आप समझ नहीं सकते हैं बहनों भाइयों, जब तक कि आप उससे गुजरे ना हो। एक अदद छोटे से कमरे में 4-4 बच्चे रहते हैं, खिचड़ी खाकर पूरा साल निकालते हैं, वो घंटों पढ़ाई करते हैं इस उम्मीद से कि उनको एक अदद नौकरी मिलेगी तो उनका भविष्य संवरेगा, अपने माता पिता की देखभाल कर पाएंगे, समाज में सम्मान से जीना सीख पाएंगे। पर हो क्या रहा है? मैनिफेस्टो में तो वादा किया था कि 70 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आप खुद क्लेम कर रहे हो 4 लाख, चलो मान लेते हैं 4 लाख, बाकी बचे 66 लाख। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 84 विभाग हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें लाखों भर्तियां रिक्त पड़ी हुई हैं, उनको समय पर पूरा क्यों नहीं किया गया? 4 साल हो गए हैं। इस बात का जवाब चाहिए कि यह भर्ती प्रक्रिया रुकी क्यों है। आपकी शिक्षा क्षेत्र में देख लें, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, उच्च शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो, पुलिस भर्ती हो, स्वास्थ्य विभाग में भर्तियां हो, या तो पेपर लीक हो रहा है, या स्कैंडल्स हो रहे हैं, या स्कैम्स हो रहे हैं, या फिर भर्ती लटकती अटकती भटकती है। क्या कारण है कि यूपी SSSC 23 नोटिफिकेशन अपने उनकी परीक्षाओं को पूर्ण नहीं कर पाया? इसका जवाब देना चाहिए। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो उनका जीवन कैसे चलेगा? आर्थिक मंदी वैसे ही छाई हुई है, काम धंधे लोगों के बंद हैं, तो ऐसे में अगर एक अदद नौकरी भी उन्हें नहीं मिलेगी तो क्या होगा? और अब से पिछले हफ्ते वीडियो के पद की भर्ती को निरस्त कर दिया गया। अब आप बताइए कि जिन बच्चों ने 3 साल पहले वो एग्जाम दिए होंगे, अब उनका क्या होगा? वो तो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, एज बार में आ जाएंगे। 3 साल उनको ये बताया गया कि आप चयनित हो, आपको रोजगार मिल रहा है, और एक क्षण में आपने उन्हें बेरोजगार कर दिया, पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया। तो भर्ती प्रक्रिया फिर दूसरी क्यों नहीं निरस्त की आपने, जिसमें तमाम और घोटाले घपले और स्कैंडल्स थे? इन्हीं को क्यों रद्द किया? तो जब सरकार को पॉलिसी बनाकर ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने की आवश्यकता है, उस वक्त सरकार यह प्रयास करती दिखती है कि कौन सी नौकरी को आगे बढ़ने से किस प्रक्रिया को रोका जाए। और अगर ऐसा नहीं है तो इन भर्ती बोर्डों पर कार्रवाई क्या हो रही है? क्या ये बेरोजगारों से वसूली के लिए बोर्ड बनाए गए हैं? बेरोजगारों से पैसा वसूल कर आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों और उनके स्टाफ को तनख्वाह बांटने के लिए आयोग बनाए गए हैं? इनका बनाने के पीछे मकसद क्या है? यह एक त्रासदी है उत्तर प्रदेश में, बेरोजगारी का इस कदर बढ़ना, और इस पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। कब तक इस तरह के घटनाएं होती रहेंगी और हम मूक दर्शक बने रहेंगे? सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए आगे आकर कि क्या कारण है कि भर्ती की प्रक्रिया रुकी हुई है, और क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो समूह ग यानी क्लास 3 की भर्ती करता है, वो कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण क्यों नहीं कर पा रहा है? या तो इस आयोग को भंग करिए, इस आयोग के सभी सदस्यों और चेयरमैन को बर्खास्त करिए, नया आयोग बनाइए, तयशुदा समय के भीतर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। अब तो इलेक्शन ईयर चल रहे हैं, 8 महीने बचे हैं चुनाव में 9 महीने जाने के, तो जो 4 साल में नहीं कर पाए वो 8 महीने में क्या करके दे देंगे? उन आयोगों से पूछा जाना चाहिए। और जब यह वायदा किया गया था कि 6 महीने में सभी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी, यह मैं नहीं कह रहा, अखबारों में छपा है उत्तर प्रदेश सरकार का बयान, तो 6 महीने तो बीत गए, अब तक भर्ती क्यों नहीं हुई? दूसरा यह दावा किया जा रहा था कि एक दिन के भीतर, एक दिन में 82,000 लोग युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। कितना? 82,000 पर डे। अगर इतना रोजगार दिया गया होता उत्तर प्रदेश में तो अब तक यूपी क्या, अभी तक भारत में कोई बेरोजगार नहीं बचता है। आप ये हेडलाइंस पढ़ें। मेरा कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि किसी की उम्मीदों को मत कुचलिए, किसी के सपनों को मत तोड़िए। सम्मान से जीने का हक सबको है। आप नौकरी देते हैं तो कोई कृपा नहीं करते हैं। अपनी मेरिट, अपनी क्षमता, अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी योग्यता के आधार पर यूथ सेलेक्ट होता है। आप राजनीति में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं तो वो भी पढ़ाई में परिश्रम की पराकाष्ठा करता है, तब एक अदद नौकरी के लिए सिलेक्ट होता है। देश और प्रदेश की प्रगति में वो वाहक का काम करता है। तो ऐसे लोगों के सपने अगर टूटेंगे तो सवाल भी उठेंगे। मैं चाहता हूं कि कुछ बयान सुने आप, फिर इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे।
योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 4 वर्षों में 4 लाख से अधिक नौकरियां पूर्णतया पारदर्शी तरीके से बिना किसी भेदभाव के छात्रों की योग्यता के आधार पर की है। यह योगी आदित्यनाथ जी की सरकार की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये सरकार पूरी तरह फेल्योर है। ये आम आदमी के खिलाफ, नौजवान के खिलाफ, बच्चे बेटियों के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। ये नहीं चाहते कि लोगों को नौकरियां मिले। ये चाहते हैं कि लोग गरीब बने रहें। ये चाहते हैं लोग मजबूर बने रहें, पढ़ लिख करके शिक्षित बेरोजगार बने रहें और सिर्फ धर्म और जाति के नाम पर लोगों को उकसा करके ये वोट लेते रहे, अपना सरकार और सत्ता चलाते रहे। सरकार ने कहा कि जो भी भर्ती ग्राम पंचायत अधिकारी 2018 की निकली थी वो भर्ती निरस्त की जाती है। आपने कमरे में बैठ के अधिकारियों के दम पे आपने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के खिलाफ एक फैसला ले लिया। आदित्यनाथ जी, आपने कतई एक बार नहीं सोचा कि इस भर्ती को भरने के लिए लाखों नौजवानों ने अपना नौकरी छोड़ दी, अपनी तमाम परीक्षाएं छोड़ दी। तो ये मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि ये किसी एक व्यक्ति से जुड़ा मामला नहीं है। ये उत्तर प्रदेश के हर युवा से जुड़ा हुआ मामला है। ये हर प्रतियोगी छात्र और छात्राओं से जुड़ा हुआ मामला है। ये लाखों नौकरियों का विषय है और उत्तर प्रदेश तभी प्रगति करेगा जब यहां के बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी, यहां के प्रतियोगी छात्र छात्राओं को काम मिलेगा, तभी उत्तर प्रदेश प्रगति के रास्ते पर बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाना है तो इन छात्र छात्राओं को नौकरियां भी देनी पड़ेंगी। अमित पुरी हैं भारतीय जनता पार्टी से मेरे साथ, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, उमाशंकर पांडे कांग्रेस से हैं, राकेश पांडे मेरे साथ मौजूद हैं, ये अभ्यर्थी हैं यूपी SSS के, अखिल प्रताप सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं, ये वीडियो की परीक्षा जो अभी निरस्त हुई है उसमें चयनित हुए थे, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं इस कार्यक्रम में, और सूर्य प्रताप सिंह मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, फॉर्मर IAS ऑफिसर हैं और उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों के आंदोलन को चला रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया जो रुकी हुई है उसको लेकर एक बड़ी मुहिम और आंदोलन छेड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। अमित पुरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं। जी, आपने अपने मैनिफेस्टो में, मेरे पास है, इसमें ये वायदा किया था कि आप उत्तर प्रदेश में सरकार में आए तो आप 70 लाख लोगों को रोजगार देंगे, जॉब्स देंगे। लेकिन आप खुद ये क्लेम कर रहे हैं 4 साल के बाद कि आप सिर्फ 4 लाख लोगों को रोजगार दे पाए, और वो भी क्लेम अभी डिस्प्यूटेड है। अभी भी सरकार की तरफ से कोई हमें, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि 4 लाख को रोजगार दिया, 66 लाख को रोजगार नहीं दिया। दूसरा विषय ज़्यादा गंभीर है। ये यूपी SSS का पत्र है मेरे पास। 24 परीक्षाएं नोटिफाई हुई हैं और उनमें से सिर्फ नलकूप चालक, वो भी 2016 की, सिर्फ वो भर्ती प्रक्रिया पूरी हुई है, बाकी 23 अभी भी रुकी पड़ी है। ये सब की जिम्मेदारी आपकी सरकार की है। ब्रिजेश जी, सवाल क्या है? सवाल यह है कि आप भर्ती प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वायदा नहीं निभा पा रहे हैं। हम होली के बाद इसमें भी आपको लगता है कि मैं क्या सवाल पूछूं आपसे? जी, हम होली के बाद पहली बार मिल रहे हैं, इसलिए मैं सबसे पहले होली की बधाई सभी जो पैनल में हैं उनको भी और प्रदेशवासियों को भी, और आप सहित साथ पूरे भारत समाचार की टीम को देते हुए अब विषय पे आता हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर जब 2017 में हम चुनाव में गए थे, हमने लोक कल्याण संकल्प पत्र जो जारी किया था, उस लोक कल्याण संकल्प पत्र की दिशा में हमने काम किया और रोजगार के अवसर सरकारी नौकरी के साथ साथ गैर सरकारी क्षेत्रों में भी और निजी क्षेत्रों में भी सृजित किए। मैं कोई और बहस में नहीं पड़ना चाहता। मीडिया की अपनी विजडम है, वो मुद्दों को उठाती है, उठाए, उसका सम्मान है। राजनीतिक मित्र जो चर्चा में पिछले कई दिनों से इस विषय को रखे हुए हैं, चाहे कांग्रेस के मित्र हों, चाहे समाजवादी पार्टी के मित्र हों, चाहे बसपा के लोग हों, 2 रिजीम हमारे पहले जो आई उसमें 2 लाख और 2.25 लाख से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कोई जनरेट करके नहीं दे पाया। ये एक फैक्ट है और इसी फैक्ट के ऊपर उन्होंने अपनी पूरी चुनाव की कैंपेन को बुना था। आज वो कुछ भी कहें, आज हमारे पास 1 साल अभी लगभग बाकी है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। ठीक है, कुछ हिंड्रेंसेस हैं, कुछ बॉटलनेक्स हैं, कई जगह पे कोर्ट के भी फैसले हैं, कुछ चयन की प्रक्रिया के अंदर की विषय भी हैं जिनको लेकर न्यायालय में तमाम तरह स्तर के ऊपर चीजें हुई हैं। तो इस बात को आप एक्सेप्ट करते हैं कि आप जॉब्स नहीं दे पाए हैं? जो हमने दिया वो फैक्ट्स आपके सामने है और वो उत्तर प्रदेश की पिछली 2 रिजीम से डबल फिगर है। तो ये जो 23 भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई है, इसके जिम्मेदार कौन है? आप कहें तो ये कागज में भिजवा दूंगा आपके पास।
नहीं नहीं, कागज आप भिजवाने की बात नहीं है, हम आप तो नियमित मिलते रहते हैं, आप कागज जब शेयर करना चाहेंगे शेयर करते भी हैं और शेयर करें भी। लेकिन मैं कह रहा हूं कुछ भर्ती प्रक्रियाओं के अंदर कुछ न्यायिक अड़चने भी आई। जैसे अभी शिक्षा के अंदर जब बेसिक में हम नियुक्तियां कर रहे थे 68,000 और 65,000 की, विषय सुप्रीम कोर्ट तक गया, अल्टीमेटली क्लियर हुआ और क्लियर होने के बाद हमने दिया। लेकिन हमारे प्रदेश की सरकार ने यह दावा किया था अभी कुछ दिन पहले कि एक दिन के भीतर आप 82,000 लोगों को रोजगार पर डे उपलब्ध कराएंगे। ये अखबार में छपा हुआ है, रोजगार उपलब्ध कराएंगे, नौकरी नहीं। किस तरह का, क्या रोजगार, क्या क्या देंगे? रोजगार नहीं, ओडीओपी के माध्यम से व्यवस्था हो रही है, मनरेगा के माध्यम से व्यवस्था हो रही है। मनरेगा को रोजगार मानते हैं? मुद्रा लोन के माध्यम से स्वरोजगार की व्यवस्था हो रही है। तो मतलब ये और इन सारे विषयों पर पब्लिक डोमेन में चर्चा होने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमने नौकरी का विषय जितना रखा उसके ऊपर काम किया और पिछली 2 सरकारों से डबल फिगर है। और एक बात और कह दूं, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की 23 भर्तियां क्यों रुकी हुई हैं? जिनके जन्म काल से 24 भर्तियां उनको करने को मिली हो, उनके जीवन में 23 भर्तियां रुकी हुई हैं, और वो भी 2016 की नलकूप चालक एक हुई है, वो आपकी सरकार की नहीं, पिछली हुकूमत की है। मुझे केवल जवाब दे दीजिए आप बस इस बात का, क्यों ऐसा है? क्यों ना कार्रवाई की जाए इन लोगों पे, बताओ आप मुझे। इनमें से कोई भर्ती प्रशासनिक स्तर पर सरकार के फैसले से रुकी हो, ऐसी स्थिति नहीं है, मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूं। तो आयोग दूसरी बात आपसे कह रहा हूं, इस पूरी सरकार के अंदर हमसे पहले जो सरकारें रही, 5-5 भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष एसपी सिंह साहब यहां बैठे हैं, जानते हैं, हाईकोर्ट के फैसले से बाजाबता करप्शन के चार्जेस में हाईकोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास करके हटाया। इस सरकार के अंदर किसी भर्ती बोर्ड की प्रक्रिया के ऊपर हाईकोर्ट ने कोई टिप्पणी की हो तो मुझे सामने लाए। भर्ती बोर्ड के किसी अध्यक्ष के ऊपर, भर्ती बोर्ड के किसी अध्यक्ष के ऊपर कोई टिप्पणी की हो तो बताएं। आप सोचें 4 साल का वक्त हो गया, बच्चे अवसाद में है, डिप्रेशन में है, उनको नौकरियां फंसी हुई हैं। आप सोचिए चयनित होने के बाद परीक्षा कैंसिल हो जाने की पीड़ा आप समझते हैं? आप तो खुद प्रोफेसर हैं, आपकी नौकरी पक्की है, पर उन बच्चों की समझिए ना। और आप इसको प्रशासनिक बात कहते हैं, इनमें मजाक का विषय है क्या? इनमें से 4 लाख जो भी नौकरियां दी गई, पक्की नौकरियां दी गई। नंबर 1, कोरोना कालखंड के अंदर भी मैं हायर एजुकेशन की फील्ड में कह सकता हूं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, ख्वाजा मोइनुद्दीन यूनिवर्सिटी हो, कई यूनिवर्सिटीज के नाम ले सकता हूं, और उच्च शिक्षा सेवा आयोग रहा हो, कहीं पर भी भर्ती प्रक्रिया, कहीं भी भर्ती प्रक्रिया रोकी नहीं गई और उनके इंटरव्यूज भी चले और स्क्रीनिंग के बाद अब अपॉइंटमेंट लेटर्स भी जारी हो रहे हैं और बाकायदा पब्लिक डोमेन में जारी हो रहे हैं। ओके, सूर्य प्रताप सिंह जी, आप मुझे बताइए कि उत्तर प्रदेश में एक तो कितनी भर्तियां फंसी हुई हैं, कितने लाख पद खाली पड़े हुए हैं जो बेरोजगार छात्र छात्राओं को मिलना चाहिए। कारण क्या है कि 24 में से 23 भर्ती प्रक्रिया रुकी हुई हैं? ये अपने आप में अनोखा है और मुझे लगता है भारत में ये इकलौता ऐसा भर्ती आयोग होगा जो अपनी ही परीक्षाओं को नहीं करा पा रहा है। इससे ज़्यादा खराब बात क्या हो सकती है? बच्चों में अवसाद है, वो चिंतित हैं, परेशान हैं, लगातार ट्विटर पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे संदेश भेजते हैं। मैं केवल फैक्ट्स की बात करूंगा, कोई घुमा के इधर उधर की बात नहीं करूंगा। आज केवल फैक्ट्स की बात करूंगा। आधी बातें आपने कह दी हैं। 17 लाख नौकरियों का वादा, 4 लाख नौकरी ने दी, वो भी 4 लाख नहीं है। मैं प्रूव कर दूंगा। जो 4 लाख की बात कर रहे हैं उसमें 1953 जो आज बच्चे बैठे हैं वीडियो 2018 के, वो भी सम्मिलित, 3 बार सम्मिलित किए हैं उनको। बाकी मैं लिस्ट इनसे ले लूंगा पूरी हिसाब से जी, वेरीफाइड लिस्ट मुझे मिल जाएगी, वेरीफाई भी कर लेंगे। अब मैं मुद्दे पे आता हूं। हाउस के अंदर एक प्रश्न उठा था जिसमें पूछा गया था भाई कितने लोग बेरोजगार हैं प्रदेश में, तो यह जवाब दिया गया था श्रम मंत्री मौर्य साहब ने कि 7 फरवरी 2020 तक 33,93,000 बच्चे बेरोजगार हैं। नंबर 1, तो इस फिगर को मैं भी डिस्प्यूट नहीं कर रहा हूं, आप खुद ही देख लेंगे क्या फिगर सही है गलत है। और जून 2018 में 21,39,000 बेरोजगार दर्शाए गए थे जून 2018 में। इसका मतलब हुआ इस अवधि में 12 लाख और बढ़े, अर्थात 54% बेरोजगारी बढ़ गई। मैं आंकड़े केवल श्रम विभाग के दे रहा हूं और ये आंकड़े हाउस में दिए गए, ये कोई झूठे आंकड़े नहीं है। और इसमें जो बच्चों ने अप्लाई किया है वो जो लोअर 2 कैटेगरी है जिसमें क्लास 3 क्लास 4 के बच्चे हैं,
उसमें एमबीए पीएचडी इंजीनियर्स ने भी अप्लाई किया, इसमें एजुकेशन दिखाई गई है। जी। ये पोर्टल पे जो फॉर्म भरा जाता है उसमें एजुकेशन दी जाती है। मैं केवल फैक्ट्स की बात करूंगा, कोई फैक्ट्स ऐसे नहीं होंगे जो वेरीफाइड नहीं होंगे। Correct। पुरी साहब हैं, प्रोफेसर पुरी, इसको वेरीफाई कर लेंगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अब मैं मुद्दे पे आता हूं, दूसरे मुद्दे पे आता हूं। 26 जून को कहा गया कि 1 करोड़ लोगों को 26 जून को एक दिन में रोजगार मिल जाएगा। चलिए मान लिया मनरेगा होगा, जो भी वो पुरी साहब कह रहे हैं मान लिया। 26 जून को 1 करोड़ को रोजगार देने की बात हुई थी, पता नहीं क्या हुआ, हमें नहीं पता। उसके बाद आइए नवंबर 2020 से एक ये इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हिंदुस्तान संवाद का एक गोष्ठी हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि नवंबर 2020 से लेकर मार्च 2021 तक 50 लाख बच्चों को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं नौकरी देंगे, मिशन नौकरी के अंतर्गत। और इसमें हर विभाग के अंदर, विकास प्राधिकरण, निगम, जितने भी विभाग हैं सबके अंदर रोजगार डेस्क बनेगा और प्रत्येक जिले में युवा हब क्रिएट होगा जो रोजगार बच्चों को देगा। ये आज तक कुछ नहीं हुआ है, ये घोषणा हुई थी। मैं डेट एग्जैक्टली कहें तो भी बता दूंगा, लेकिन पिछले साल की बात है, जो हिंदुस्तान अखबार है उसका संवाद कार्यक्रम हुआ था। जी। मैं खाली ये बात कहना चाह रहा हूं कि जो कहते हैं वो करते नहीं, यहां तक बात पे कहना चाहता हूं। अब एक और योजना है जो आरंभ की गई है, वो ये घोषणा हुई कि अभ्युदय योजना है, जिसके अंदर आईएएस, पीसीएस, जी, नीट वगैरह के लिए ट्रेनिंग दी जाए, आरंभ हो चुकी है। ये पंजीकरण शुरू हुआ था 10 फरवरी 2021 को, 16 फरवरी को कार्यक्रम आरंभ हो गया। इसमें आप पोर्टल पे जाइए, इनके पोर्टल पर लिखा है 500 आईएएस, 450 आईपीएस, 300 आईएफएस ट्रेनिंग दे रहे हैं। 18 लाख बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। और इसमें यह भी वादा किया गया है कि 10 लाख बच्चों को टैबलेट डिस्ट्रीब्यूट किए गए। मैं देखना चाहता हूं टैबलेट कहां है। मैं देखना चाहता हूं 18 लाख बच्चों को कहां पे आईएएस आईपीएस जो कोचिंग दे रहे हैं फ्री, वो देखना चाहता हूं मैं जानना चाहता हूं कि क्या ये अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के 23 नोटिफिकेशन भर्तियों के क्या वाकई में अटके हुए हैं, ये बात सही है? 24 नोटिफिकेशन हुए थे, ये 2017 के बाद से 24 नोटिफिकेशन हुए, जिसमें 2016 की भी नलकूप चालक की भर्ती है, उसमें से 23 में भर्ती नहीं हुई। और नलकूप चालकों की जो भर्ती हुई है उन्होंने ज्वाइन नहीं कराया गया उनको, अभी तक वो फील्ड में नहीं गए अभी, ये सच्चाई है। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज बताता हूं, जिसमें 15,000 बच्चों ने स्वैच्छिक मृत्यु के लिए आवेदन किया है। मेरे पास कॉपी है उसकी, 15,000 बच्चों ने किया है, स्वैच्छिक मृत्यु चाहिए हमको। उसमें सम्मिलित कौन कौन लोग हैं? उसमें सम्मिलित लोग हैं जो बच्चे जिनके मोटा मोटा मैं आपको दे रहा हूं। इसके अंदर एग्रीकल्चर टेक्नीशियन है, इसमें गन्ना पर्यवेक्षक हैं, वाहन चालक हैं, इसके अंदर ये क्लास 3 क्लास 4 के एक सिपाही हैं आबकारी के, इसके अंदर जेई हैं, वास्तुविद हैं, कनिष्ठ सहायक हैं, पीआरडी के लोग हैं। ये लोग हैं जिनको जो इन 23 भर्तियों में सम्मिलित थे, जिन्होंने ये आवेदन किया है कि साहब हमें सरकार। आपको कारण क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में जॉब क्राइसिस इतनी क्यों है? ये क्रिएटेड है या प्रक्रियागत खामी है या सरकार की विल पावर नहीं है या देना नहीं चाहती सरकार? देखिए कोई भी देखिए सरकार, ये तो सरकार जाने क्या इसकी दिक्कत है। मैं अधीनस्थ चयन सेवा आयोग जिसका गठन किया गया है नौकरी देने के लिए, ये अधीनस्थ चयन सेवा आयोग पूर्ण रूप से असफल हुआ। यह कहना कि सरकार के नियंत्रण में नहीं है, मैं इसको मानता नहीं हूं। सरकार उसके अध्यक्ष को डिसमिस कर सकती है, सरकार के अधीन सरकार नियुक्त करती है उसको, गवर्नर सरकार खाली अप्रूवल होता है उसमें। यह कहना कि इसको कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, मैं इसको नहीं मानता हूं। यह आयोग पूर्णतः असफल हो गया। इस सरकार में कोई भी भर्तियां आयोग सफलतापूर्वक नहीं कर पाया। अब मैं शिक्षकों की बात और करना चाहूंगा, अगर 1 सेकंड का समय आप मुझे और दे दें। जी, मैं नेक्स्ट राउंड में आपको टाइम दे दूंगा सर, नेक्स्ट राउंड में। देखिए जी, नेक्स्ट राउंड में टाइम देता हूं। 20 सितंबर 2, अच्छा नेक्स्ट राउंड ले ली। ओके। ऑलराइट, अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मेरे साथ मौजूद हैं। अनुराग जी, क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी इतनी बढ़ती जा रही है? 33 लाख से ज्यादा बेरोजगार हैं, जैसा एसपी सिंह साहब क्लेम भी कर रहे हैं और ये हाउस में कहा भी गया था। आप ये देखें कि उत्तर प्रदेश में एक भर्ती को छोड़कर सारी भर्तियां रुकी पड़ी हैं और इसके प्रमाण मौजूद हैं, कारण क्या है? देखिए, एक चीज तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है वो नौकरियां देना ही नहीं चाहती। वो नौकरी देने के लिए थोड़ी आई है, उसे पता है हमें नौकरी देना नहीं। पहली सरकार है जो नौकरी लेने में लगी हुई है, लोगों की नौकरी ले रही है। जैसे वीडियो को 3 साल पहले इनको बोला गया था आप चयनित हो गए और अब इनकी नौकरी इनके और अपॉइंटमेंट ही रद्द कर दिया गया।
और कुछ आईपीएस आईएएस है उनकी भी नौकरी लेने में लगे। इनको तो नौकरी लेनी देना कहाँ है। और देखिए बोलते हुए बोल कितने बड़े बड़े हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बड़ा बड़ा बोलते हैं, जो बोलते हैं बड़ा बोलते हैं। नौकरी भी बोलेंगे तो बोलेंगे एक दिन में 1 करोड़ नौकरी मिल जाएगी। बताइए भला, अगर ऐसे जोड़ लो तो 30 दिन में 30 करोड़ हो गई। तो हम कह रहे हैं फिर तो मतलब पूरे देश के पूरे वर्ल्ड को नौकरी देने में लगेंगे। अगर 80,000 के प्रतिदिन के हिसाब से देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का हो तो बिहार को भी शामिल कर लें, बिहार को भी और 2-4 प्रदेशों को भी नौकरी अब तक हो गई होती। और जिस हिसाब से ये बोलते हैं, कई बार बोलते हैं 4 लाख को दे दिया, फिर वो भूल जाते हैं, फिर बोलते हैं 40 लाख को दे दिया, फिर भूल जाते हैं, फिर कहते हैं 1 करोड़ को दे दिया। इसके मतलब समझिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की सरकार इस पे काम ही नहीं कर रही। इससे साफ जाहिर है जब उनके पास डाटा ना हो और जब वो इस तरह की बातें कर रहे हो तो समझो वो नौकरी देने की बात नहीं कर रहे हैं। उन्हें सुबह से लेकर शाम तक एक ही चिंता सताती रहती, कैसे जाति धर्म की बात। पर अमित पुरी कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा नौकरी दी उन्होंने, इतनी कम नौकरी के बाद भी आपसे ज्यादा दी। देखिए उन्होंने तो मुझसे ज्यादा बहुत कुछ किया है। उन्होंने तो हमारे वो तो हमारे जितने भी काम है उसको तो अपना काम बता के उन्होंने उसको अपना काम भी बता लिया। जो हमने जो काम किया उसका नंबर बदल के भी अपने आपको दूसरा नंबर डाल के भी अपना काम बता लिया। तो खैर उनकी तो बात छोड़ी हो तो कुछ भी कह सकते हैं। वो तो बड़ी बोली, जब बोलना ही है तो फिर जब 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात बोलनी है तो भैया हम समाजवादी लोग जो बोलते हैं वो करते हैं। इनकी तरह नहीं है कि हम बोल देते हैं और करना कुछ नहीं है, सब बोल के चले गए। इन्होंने तो बोला था उत्तर प्रदेश में अपराध मुक्त कर देंगे। अब उत्तर प्रदेश ऐसी जगह बन गई जहां पे पुलिस वाले असुरक्षित है, उनका इनकाउंटर हो जाता है, उनकी हत्या हो जाती है, वही शराब माफिया को रोकने जाते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश की सरकार जो बोलती है उसका समझो उसका मतलब कुछ नहीं है, वो सिर्फ बोलती है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बेरोजगारी से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, आत्महत्या। और जैसे स्वेच्छा की मृत्यु उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं लगातार। पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है कि 15-15 हजार स्टूडेंट लिख रहे हैं कि मुझे मौत दे दी जाए और आत्महत्या कर रहे हैं। और सरकार किसकी राजनीति करती है सुबह से लेकर शाम तक? किस बात की राजनीति करती है? माने उत्तर प्रदेश में आपको विकास के रास्ते पे नहीं ले जाना है, ये बीजेपी की सरकार विनाश के रास्ते पे। थैंक यू। उमाशंकर पांडे कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। उमाशंकर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई भी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण क्यों नहीं हो पा रही है? लाखों बच्चों के सपने फंसे हुए हैं, बच्चे डिप्रेशन में हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं और सरकार कह रही है कि हम अभी भर्ती प्रक्रिया जारी है। 23 भर्ती प्रक्रिया रुकी होना ही कोई मामूली बात है? बिल्कुल ब्रजेश जी, ये बेहद गंभीर मामला है और अभी जिसका जिक्र सूर्य प्रताप जी ने जहां से शुरुआत किया था, मैं बात वहीं से बढ़ाऊंगा कि अजय कुमार लल्लू जी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, ने विधानसभा में ये प्रश्न पूछा था, जिसके उत्तर में ये जवाब स्वामी प्रसाद मौर्य ने दिया था कि 2018-19 में बेरोजगारी दर 2 गुना बढ़ गई और 12 लाख लोग 1 साल में उत्तर प्रदेश में बेरोजगार बढ़ गए। इस प्रदेश में ब्रजेश जी कितनी दुखद बात है कि बातें बड़ी बड़ी बहुत हुई, महंगाई की मार बहुत हुई, बेरोजगारी की मार का दावा लेकर आई योगी सरकार के इस राज्य में 3 बेरोजगार युवा। ब्रजेश जी, ये बेहद दुखद बात है कि 3 बेरोजगार युवा प्रतिदिन आत्महत्या करते हैं। इससे दुखद और शर्मनाक बात राम राज के लिए हो क्या सकता है? और आप समझिए कि 9.92% बेरोजगारी दर है और इसके पहले CMI का डाटा, ये मेरा नहीं है, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं बोलूंगा, उनके हिसाब से पूरे देश में बेरोजगारी सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, 15.2%। इन्होंने इस आंकड़े को भी झूठा कर दिया। वीडियो जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, 1953 की भर्ती के लिए 9 लाख, ब्रजेश जी, 9 लाख से ज्यादा बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया था। 11-12 करोड़ रुपए से ज्यादा फार्म के नाम पर वसूली हुई थी और विभाग के मंत्री मोती सिंह जी 5 बार, देखिए कितना बड़ा खेला हुआ, 5 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तारीख पे तारीख दी गई और उसके बाद 12 मार्च को, यानी कि 1 साल से ज्यादा समय के बाद 12 मार्च को जब इन लोगों को दिया गया टाइम, वेरिफिकेशन शुरू हुआ और 18 मार्च को कह दिया परीक्षा ही निरस्त। यानी कि विभागीय मंत्री, पूरी सरकार एक बड़े घोटाले का जाल बुन चुकी थी और कब इस परीक्षा को निरस्त किया जाए इसका खेल खेल रही थी। आप इसी के हिसाब से देखिए शिक्षा मित्रों के साथ क्या हुआ। महंगाई ब्रजेश जी 400% बढ़ गया, 50 वाली दाल 200 में मिली और शिक्षा मित्रों का वेतन 40,000 से घटाकर 10,000 कर दिया और ज्यादातर अभी समायोजित नहीं हो पाए। अनुदेशकों के साथ क्या किया सर? भारतीय जनता पार्टी अधिकांश भर्तियों की ये हालत है। ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, ब्रजेश जी मैं केवल 10 सेकंड और लूंगा, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लेखपाल वाला हम सबने देखा, चौधरी जी नेपाल भाग गए, पता नहीं कहां है। दूसरा अनुदेशकों का
7 उनका 8,000 था और बढ़ा के कहे 17,000 कर दिया। और कितना कर दिया? जिस 8,000 पर उनकी भर्ती हुई थी अनुदेशकों की, उसको भी घटा के 7,000 कर दिया। और मजेदार बात, जब ये लोग स्वामी प्रसाद उनके केशव प्रसाद मौर्य जी के पास अनुदेशक गए तो उन्होंने कहा देखो अगर तुम विपक्ष के पास जाओगे तो जो है वो भी चला जाएगा। मतलब उप मुख्यमंत्री आवाज उठाने पर नेक्स्ट राउंड में टाइम देता हूं आपको बाकी चीजों के लिए। ओके, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। वैभव, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इतनी बड़ी तादाद में नौकरियां खाली पड़ी हैं, क्या कारण है कि बेरोजगारों को काम नहीं मिल रहा है, जॉब्स नहीं मिल पा रही हैं? सरकार दावे कर रही है कि हमने 4 लाख नौकरियां दे दी, लेकिन 23 भर्ती परीक्षा सिर्फ यूपी SSS में ही लंबित पड़ी हुई है। बच्चे परेशान हैं भाई। ठीक बात है ब्रजेश जी, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर देखिए, आंकड़े सभी लोगों ने बहुत रखे हैं और आंकड़े सभी के सामने बहुत साफ हैं। जब मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से खुद एक झूठे ट्वीट आते हैं रोजगार के बारे में, और इनके जो जितने भी दावे इन्होंने अखबार में किए आप लेकर बैठे हैं, आपके बोलने के बाद तो ज़्यादा कुछ आंकड़ों पर बोलने के लिए रहता भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ पर चर्चा की जानी बहुत जरूरी है, वो है सरकार की नीयत। ये जब मन करता है कहते हैं कि ये फलाना विभाग हमारे अंडर में आता है, हम ये हमारे दबाव में काम करता है, ये दबाव में काम नहीं करता है। यानी ये जिम्मेदारियों से बड़ी आसानी से मुक्त हो जाते हैं, खुद ही पक्ष बन जाते हैं, कभी खुद ही विपक्ष बन जाते हैं। अब हालत देखिए, युवाओं को भी ये सोचना पड़ेगा, हम लोगों को सबको जानना पड़ेगा कि कोर इशू है क्या। जब सरकार नए उपक्रम खोलेगी तो रोजगार पैदा होंगे, जब उपक्रम बेचेगी तो रोजगार खत्म होंगे। आज यहां पर बैंक बेच रहे हो, रेलवे बेच रहे हो, एयरपोर्ट बेच रहे हो, बिजली बेच रहे हो, पानी बेच रहे हो, सब कुछ जब बेच के प्राइवेटाइज कर दोगे तो जाहिर सी बात है कि आप नौकरियां नहीं दोगे, आप उनको संविदा और ठेके पर जो कॉन्ट्रैक्ट है इसके अंदर ढकेल रहे हो, और सरकार इनके बीच में मीडिएटर बनके सिर्फ दलाल का काम। परीक्षा के नाम पर अनावश्यक देरी होती है। आप देखिए परीक्षा के नाम पर अवसाद में है, डिप्रेशन में है। सर आज तो आप ये अगर स्कैम निकलवा लें कि इन परीक्षाओं के नाम पर इन्होंने कितना फॉर्म फीस और एग्जाम फीस वसूला है, ये एक देश का सबसे बड़ा घोटाला निकल के आ जाएगा। इसका कोई जवाबदेह होगा, इसका कोई ब्याज। और चलिए एक अभ्यर्थी के लिए वो बहुत छोटा सा अमाउंट है, लेकिन उसके सपने जो उसके साथ जुड़े होते हैं उसकी कोई कीमत भी नहीं होती है। तो इसका ये क्या जवाब देने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि इनका कोई भी ध्यान किसी को भी रोजगार देने में है। लेकिन हाँ, व्हाट्सएप पर मीम चलता रहेगा लगातार, लेकिन इसके खिलाफ यूनाइट होकर अगर आज भी युवा ये ठान ले कि भाई अगर बैंक भी निजीकरण की बात आती है तो युवा को अपनी नौकरी छोड़ के बैंक के निजीकरण के खिलाफ भी बोलना पड़ेगा, बिजली के निजीकरण के खिलाफ बोलना पड़ेगा, रेलवे के निजीकरण के खिलाफ बोलना पड़ेगा। पांडे मुझे अगर ये यूनाइट हो जाते हैं तो एक आवाज बन सकती है। प्रतियोगी छात्र हैं और एक आंदोलन भी खुद चला रहे हैं। राकेश जी, आप मुझे बताइए कि शिक्षा के क्षेत्र में इतनी वैकेंसीज हैं, उनको भरी क्यों नहीं जा रही है? चाहे बेसिक हो, माध्यमिक हो, उच्च शिक्षा हो, तमाम तरीके की मैं भर्तियां देख रहा हूं, मेरे पास डिटेल्स रखी हुई हैं, सवाल पे सवाल आ रहे हैं लोगों के। कारण क्या है? आप लोग तो खुद इस प्रतियोगी परीक्षा का हिस्सा हैं, वजह क्या है, मूल वजह क्या है, आप क्या महसूस करते हो? सबसे पहले मैं ब्रजेश सर का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा एवं भारत समाचार की पूरी टीम का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे को अपने मंच पे उठाने का कार्य किया। जैसे कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बस रोजगार के नाम हम प्रतियोगी छात्रों को जुमला देने का कार्य करती है। हम लोग तैयारी तो करते हैं रोजगार की, लेकिन मिलता क्या हम लोगों को? जुमला। अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बस फर्जी दुर्गेश चौधरी जैसे लोगों को नौकरी मिल जाती है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में टेट एवं सीटेट पास छात्रों की संख्या 8 से 10 लाख है, उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश की सरकार ये बार बार टेट एवं सीटेट करवा रही है। अभी आगामी एक बार तीसरी बार फिर से टेट की परीक्षा 25 जुलाई को होने वाली है। ये सरकार अपने खजाने को भरने के लिए लगातार टेट की परीक्षा करवा रही है, जिससे उसके खजाने में वृद्धि हो सके। और पिछले 2014 के बाद अखिलेश सरकार में 1,37,000 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन आया था, उसी को लेकर यह सरकार 2 पार्टों में भर्ती को करवा पाई है, एक 68,500 के रूप में और एक 69,000 के रूप में। उसके बाद इन्होंने कोई भी अपने राज्य में किसी भी प्रकार के कोई भी पद पर विज्ञापन जारी नहीं किया है। हम लोगों को बस रोजगार के नाम पर जुमला दे रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने ये वादा किया है कि 51,112 पद खाली हैं। मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछना चाहता हूं, क्या इसीलिए हम लोगों ने आपको सत्ता में बैठाया था
कि जब आपकी सरकार बने तो हम लोगों को रोजगार के नाम पर जुमला दें, और उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री श्री सतीश द्विवेदी जी से जब हम लोग रोजगार की मांग करते हैं तो वो कहते हैं कि वेतन देना पड़ता है। इतना ऊटपटांग बयान देते हैं, जैसे कि हर साल शिक्षा विभाग में 10 से 15 हजार लोग रिटायर हो रहे हैं। क्या वो पद भी नहीं भरे जा रहे हैं? लोग रिटायर हो रहे हैं। क्या वो पद भी नहीं भरे जा रहे हैं? जी सर, कोई पद नहीं भरे जा रहे हैं शिक्षा विभाग में? बिल्कुल। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से या जो बीजेपी प्रवक्ता सर बैठे हुए हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस शासन काल में प्राथमिक शिक्षक भर्ती में कौन सा विज्ञापन जारी किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा इन्होंने दिया कि 51,112 पद खाली हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उन पदों को जोड़कर एवं 68,500 में 22,000 सीटें खाली रह गई थी, उसको जोड़कर एवं जो हर साल शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उनको जोड़कर, पर ये तो बता रहे हैं कि लाखों नौकरियां पर डे दे रहे हैं, 82,000 नौकरियां पर डे आपको नहीं मिली? बिल्कुल भी नहीं सर। रोजगार जब आएगा तब तो नौकरी मिलेगी। 19 में एक भर्ती आई थी 69,000, वो कोर्ट में लटकी। जैसे कि मुख्यमंत्री जी ने बताया था कि वैक्सीनेशन प्रक्रिया के बाद नई भर्ती प्रक्रिया चालू की जाएगी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हम लोगों को कुछ नहीं मिला, जुमला मिला। हम लोग जैसे कि आपको अच्छा, पिछली बार जब आप आए थे डिबेट में 6 महीने पहले, तो सरकार ने ये कहा था, जिसमें प्रयागराज और तमाम पूरे उत्तर प्रदेश में कैंडल लाइट और थाली वगैरह बजाई गई थी, तब आप आए थे, मुझे याद है उस डिबेट में। तब सरकार ने ये कहा था कि 6 महीने में हम सारी भर्ती प्रक्रिया पूरी कर लेंगे। ये पेपर क्लिपिंग मेरे पास मौजूद है। क्या ये बात सही है? सरकार ने ऐसा क्लेम वादा किया था? बिल्कुल सर। सरकार क्या ये वायदा पूरा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ सर। सरकार केवल अखबारों के माध्यम से और अब टीवी चैनलों के माध्यम से अपने बयान करती है। असल में रोजगार के नाम पे बस हम लोगों को जुमला दिया जाता है और कुछ नहीं। जैसे कि ये पोस्टर आप देख रहे हैं, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग पोस्टर अभियान चला रहे हैं पूरे प्रदेश में। इस पोस्टर को आप सर देखिए, दिखाने की कोशिश करिए सर। करें आप। हाँ, क्या लिखा है आपने इसमें? इस पोस्टर को दिखाइए सर। दिखाने की हमने कोशिश दिखा दिया है, दिखा दिया। थोड़ा डिबेट को भी आगे बढ़ाना है। मैं दूसरे राउंड में आपको टाइम दूंगा। आप इमोशनल मत हो, तथ्यपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। डोंट बी इमोशनल, तथ्यपूर्ण तरीके से अपनी बात रखें। अखिल प्रताप सिंह मेरे साथ मौजूद है। ये वीडियो की परीक्षा में चयनित हुए थे, जिसकी परीक्षा रद्द कर दी गई थी। अखिल, क्या हुआ? पूरी बात आप जनता को बताइए। लोग आपको लाइव सुन रहे हैं। कैसी परीक्षा थी और किन कारणों से उसे रद्द किया गया? फिर आप लोगों ने क्या तनाव और क्या परेशानी और क्या सामाजिक अपमान झेला आप लोगों ने? ब्रजेश सर, सबसे पहले मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने हमें ये मौका दिया मुद्दा उठाने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम मुझे 5-7 मिनट का समय दें। आप बोलें। तो सबसे पहले ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ये नोटिस आता है 24 मार्च 2021 को, और ये नोटिस में जो आवश्यक सूचना लिखा है, अगर आप इसे इन 2 लाइनों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कोई सरकारी नोटिस है या तुगलकी फरमान है। हाँ, इसमें कोई कारण नहीं बताया गया है। कोई कारण नहीं बताया गया है। ऐसा लग रहा है कि बस मन हुआ कि चलो आज भर्ती निरस्त करते हैं और निरस्त कर दिया। ये अगर ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की हम लोग बात करें, वैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो सिर्फ ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की बात नहीं है, सिर्फ मेरी अपनी बात नहीं है, 1952 चयनितों की बात नहीं है, ये उन 50 लाख युवाओं की बात है जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं अलग अलग भर्तियों में। तो उन सबको छलने का काम किया है पिछले 4 सालों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने। इसका प्रमाण मेरे पास है। मैं अगर वीडियो की भर्ती की बात करूं तो वीडियो की भर्ती में मई 2018 में विज्ञापन आता है 1953 पदों के लिए। सबने अप्लाई किया, 14,53,000 आवेदन आए थे, 9 लाख आवेदन नहीं थे। 14,53,000 आवेदन आए। 22 और 23 दिसंबर 2018 को 4 पालियों में यह परीक्षा संपन्न होती है। इस परीक्षा के बाद किसी भी कैंडिडेट की कहीं कोई शिकायत नहीं थी, ना न्यायालय में, ना सरकार में, ना आयोग में। फिर हम लोग बीच में प्रोटेस्ट करते हैं कि सर हमारा परिणाम जारी किया जाए। तत्कालीन अध्यक्ष उस समय अरुण सिन्हा जी कहते हैं हम 2 महीने में परिणाम जारी कर देंगे। फिर ऐसा करते करते 8 महीने बीतते हैं। 28 अगस्त 2019 को परिणाम जारी होता है। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि 28 अगस्त की शाम को 7 बजे परिणाम जारी होता है और 12 घंटे के अंदर सरकार के एक मंत्री हैं, माननीय ग्राम विकास मंत्री जी मोती सिंह जी को खबर हो जाती है कि इस परीक्षा में क्या क्या धांधली हुई है। मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि ये लेटर लिखते हैं। हमें आपकी बात पर यकीन है, आप बोलते रहे। ये प्रूफ मैं लेके आया हूं साथ में जी कि ये लेटर लिखा जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय ग्राम विकास मंत्री जी के द्वारा।
माननीय मंत्री जी कहते हैं 2 रोल नंबर लिख के देते हैं, अनुक्रमांक के साथ देते हैं कि इन बच्चों ने 5 गोले भरे हैं ओएमआर कॉपी में। समझ में नहीं आता है कि जो जिम्मा आयोग के पास है, और बार बार सरकार कहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि आयोग के कार्य में शासन का हस्तक्षेप नहीं है, तो माननीय मंत्री जी को 12 घंटे के अंदर ये खबर कैसे हो जाती है कि किन की ओएमआर गड़बड़ है, किनका सेंटर कहां है, किनका रोल नंबर क्या है? क्या माननीय मंत्री जी की कॉपियां चेक कर रहे थे? उसके बाद ये लेटर होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं कि अगर गड़बड़ी हुई है तो इस पर कार्रवाई की जाए, इसकी जांच की जाए। लेकिन जो उन बच्चों का 3 साल का वक्त बीत गया इंतजार करते करते, और जो सिलेक्ट हो गए थे और अब बेरोजगार हो गए हैं दोबारा से, ये क्या सार्वजनिक तौर पर इसमें आप लोग क्या परेशानियां झेलते हैं? सर, इसमें एक तो संविधान के अनुच्छेद 14 का भी जो है उल्लंघन किया है इस निर्णय ने। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन दिखाऊंगा इसमें। और दूसरा, सड़क पे ला देने का काम किया है उन 1952 चयनित अभ्यर्थियों को, जिनसे बार बार ये वादा किया गया आयोग के द्वारा, सरकार के मंत्रियों के द्वारा, कि आप मिठाई खिलाने की तैयारी करिए, 15 दिन बाद आपकी नियुक्ति आ जाएगी, 1 महीने बाद आपकी नियुक्ति आ जाएगी। जब हम लोग आयोग में जाते हैं तो आयोग के लोग कहते हैं कि हम लोक सेवा आयोग की तरह स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं, यहां सरकार का दबाव होता है, हमें हर चीज के लिए परमिशन लेनी होती है। आप लोग मंत्री जी के पास जाइए, मंत्री जी से पूछिए आपकी भर्ती क्यों लटकी है। हम लोग सुबह सुबह 8 बजे लाइन लगा के मंत्री जी के पास जाके मिलते हैं, मंत्री जी कहते हैं 15 दिन इंतजार कर लीजिए, एसआईटी की टीम से हमारी बात हो गई है, आप लोग की भर्ती हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं शासन का हस्तक्षेप नहीं है। तो ये तो कह रहे हैं कि लाखों लोगों को रोजगार दे चुके हैं। इनके मंत्री के हस्तक्षेप की वजह से ही भर्ती हम लोग की फंसी हुई है। सर, मैं लाखों भर्तियों की बात तो बाद में करूंगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात कर लूं। सरकार दावा करती है कि 16,708 पदों पर नियुक्तियां दी हैं सरकार ने। अभी आपने दिखाया, आप लोगों ने बोला कि 23 भर्तियां लंबित हैं। भाजपा सरकार में आई पहली भर्ती 2017 के बाद से युवा विकास अधिकारी अभी तक लंबित है। आरटीआई की जवाब में आरटीआई की रिपोर्ट लेके आया हुआ हूं। इस आरटीआई की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस सरकार में जितने भी विज्ञापन अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से आए हैं, इसमें एक भी भर्ती पर, एक भी पद पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। लगभग 12,000 पदों के लिए सरकार ने विज्ञापन जारी किया है। समझ सकते हैं हम लोग। तो ये किन पदों की बात करते हैं? वो कौन से अभ्यर्थी जो 16,708 अभ्यर्थी हैं? हमारी दूसरी भर्ती थी वीडियो की, आज तक पूरी नहीं हुई है। ये नेक्स्ट राउंड में आपको टाइम देता हूं। भाई अमित पुरी जी, अगर मैं इन बच्चों को समझाऊं ना, काउंसलिंग ना करूं, तो लाइव टेलीविजन पर पता है ये रो देंगे, इतनी तकलीफ में। क्या इसके बाद भी आपका ज़मीर नहीं जागता? आपको लगता नहीं कि आपको राजनीति से परे हटकर इन युवाओं के बारे में सोचना चाहिए, इनको नौकरी मिले? इन्होंने तो आपको सत्ता दी ना, इन्हीं के वोट से तो आप सरकार में आए। आज ये अपनी नौकरी के लिए परेशान हैं, किस कदर दुखी हैं आप देख रहे हैं। अगर मैं इन्हें रोकूं ना तो ये रो देंगे। ब्रजेश जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ठीक है कि जिसके साथ दिक्कत आई है वो परेशानी अपनी बयां करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन इसमें से कहीं एक एंगल ऐसा हो कि जिसमें सरकार ने कोई पॉलिसी पैरालिसिस की हो, कोई डिसीजन ना लिया हो, कोई ऐसा एंगल हो जिसमें सरकार ने मेलाफाइडी कमिट की हो, कोई कलरेबल एक्सरसाइज ऑफ पावर की हो, कोई भेदभाव किया हो, इनमें से किसी एक एस्पेक्ट के ऊपर सरकार ने कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया, बल्कि इसके काम न करना भी और चीजों को लटकाना भटकाना, मैं कह रहा हूं, बड़ा पॉलिसी लटकाना भटकाना बिल्कुल नहीं है। आप जितनी भर्तियां इस सरकार के अंदर हुई, जितनी भर्तियां इस सरकार के अंदर हुई, हम सब उसे पब्लिक डोमेन में बाकायदा लेकर के आए। पहले कहा गया कि भर्तियों का डाटा रिलीज नहीं कर रहे, मैं किसी को भर्तियों का डाटा रिलीज किया गया। एक एक नियुक्ति पत्र जिम्मेदारी के साथ जिम्मेदार लोगों ने सार्वजनिक रूप से उसको। अब आप मेरे सवाल का जवाब, क्या ये बच्चे झूठ बोल रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा, मैं ये कह रहा हूं कि इनकी पीड़ा अपनी जगह पे है, लेकिन क्या सरकार की तरफ से किसी भर्ती प्रक्रिया को दूषित करने का प्रयास किया गया? किसी भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष ने कहीं कोई रिश्वत कह तो रहे हैं कि आपके मंत्री ने चिट्ठी लिखकर 2 सीजन रुकवा दी। उन्होंने कहा कि ऐसी शिकायतें आई है, इसकी जांच कर ली जाए। 4 साल से आपकी सरकार है, आप एक भर्ती नहीं करा पा रहे हो। शिकायतें आई है, एक भर्ती नहीं करा पा रहे हो अपनी सरकार में, एक भर्ती। सर, सरकार के लेवल पर भर्ती प्रक्रिया के अंदर कहीं पर कोई रोक नहीं है और कोई पत्रावली डिसीजन के लिए गवर्नमेंट के लेवल पे पेंडिंग नहीं है। ओके, तो इसका मतलब सबको रोजगार मिल गया। इसके विपरीत हमारे आने से पहले, हम तो 4 लाख की बात कर रहे हैं, हमारे आने के पहले अभ्यर्थियों की बात मैं नहीं कर रहा, जो राजनीतिक मित्र यहां बैठे चर्चा कर रहे हैं
मुझे यह बता दे जिनका 7% था, थैंक यू। उनकी सरकार में पूरी 2 जी, लाख मैंने से उम्मीद ज्यादा की थी कि इन रोजगार छात्रों के मिले और जख्म भर्ती पे बोर्ड के इनकी अध्यक्ष घाटे में हटाए गए आरोपों में। मुझे ये उम्मीद थी कि आप इनके जख्मों पर मलहम रखेंगे, इन्हें सांत्वना देंगे, सरकार की तरफ से आश्वासन देंगे, पर आप वही कर रहे हैं जो एक पॉलिटिकल पार्टी करती है, इल्जाम दूसरों पे लगाना, खुद को क्लीन चिट देना और ये बताना कि सिर्फ रोजगार आप दे रहे हैं। उदाहरण आपके सामने उपस्थित है, पर आपको इसकी चिंता नहीं है। सूर्य प्रताप सिंह जी, आप मुझे बताइए सर, ओपनली ये बच्चे बता रहे हैं कि इनके साथ क्या घटनाएं हुई। लाखों पद रिक्त पड़े हुए 84 डिपार्टमेंट में, उनके पूरा करने की बात तो दूर की है, जिनका अधियाचन किया गया, जिनका नोटिफिकेशन जारी हुआ, वो तक पूरी नहीं हो पा रही है। और हमारे पूरी जी बता रहे हैं सबको रोजगार दे दिया। आप देखिए, दिनेश चयन सेवा आयोग अगर सरकार के अधीन नहीं है तो ग्राम विकास मंत्री ने एक 2 लाइन की चिट्ठी लिखी और वो भर्तियां निरस्त हो गई, जो भर्ती की गई, जिस भर्ती में कोई शिकायत नहीं थी, 2018 की वीडियो भर्ती। तो ये सरकार के अधीन हुआ नहीं हुआ, नंबर 1। नंबर 2, आपको याद हो एक चंद्रमा यादव का जो गिरफ्तार हुआ बाद में जाके इलाहाबाद में 69,000 भर्ती जो शिक्षकों की हुई है उसमें घोटाला उजागर हुआ था। पता नहीं क्या हुआ हासिल उसका, चंद्रमा यादव का पता नहीं है। ये 69,000 नहीं है टीचर्स। 20 सितंबर 2020 को शिक्षा नीति घोषित हुई है केंद्र सरकार की। उस शिक्षा नीति के अनुसार उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में 7,62,000 शिक्षक पद हैं, जिनमें से 2,15,000 पद खाली हैं। ये 20 सितंबर 2020 की बात कर रहा हूं, उसके बाद से कोई शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। तो 2 लाख ये केंद्र सरकार कह रही है, मैं झूठे आंकड़े नहीं दे रहा हूं। आपके पास शिक्षकों के भी जो पद हैं 2,15,000 खाली हैं, जिनका भर्ती पुरी साहब की सरकार को करना चाहिए, चाहे कोई करे। अब मैं आता हूं, अनुदेशकों की बात होगी, शिक्षा मित्र की बात होगी। जब ये चुनाव हुआ था तो 3 महीने का समय सरकार ने कहा था शिक्षा मित्रों के मुद्दे को सुलझा लिया जाएगा। ये विज्ञापन छपे थे, प्रधानमंत्री जी ने मंच से कहा था, आज तक नहीं सुलझाया गया। उनका वेतनमान का मुद्दा ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब डिग्री कॉलेज का बात मुद्दे पर आता हूं। 35,000 ऐसे शिक्षक हैं जो एडिड अनएडिड स्कूल्स में प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि उनको यूजीसी का स्केल दिया जाए। इस सरकार ने उसको कंटेम्प्ट झेल रही है। सरकार की जेब से पैसा नहीं जाना है, प्राइवेट लोग जो अनएडिड हैं सर, आप इसके पीछे कारण क्या मानते हो? क्या सरकार की नियत, कह रहा हूं, देखिए सरकार की पॉलिसी पैरालाइज या कोई और वजह है? मैं एक दृष्टांत दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगी बात। 14.5 लाख अभ्यर्थियों ने भर्ती के लिए आवेदन किया, वीडियो भर्ती 2018 के लिए। कितने लोग भर्ती होंगे? 1953। कितने लोग खुश होंगे? 1953। नाराज कितने होंगे? अधिकांशतः 14 लाख से ज्यादा लोग नाराज होंगे। भर्ती क्यों करे सरकार? वोट चाहिए ना सरकार को। 1953 को भर्ती करके नाराज हो जा रहे हैं आपके 14.25 लाख। क्यों भर्ती करेगी सरकार? इसमें चाहे किसी का दोष ढूंढते फिरे, मुझे लगता है सरकार भर्ती नहीं करना चाहती। सरकार की नीयत रोजगार देने की नहीं है, खाली बड़े बड़े विज्ञापन देके। और 4.5 लाख भर्ती की बात कर रही है, मेरी गारंटी है, मैं चैलेंज करता हूं इसको। ये 3,26,000 बताई गई थी पहले, फिर 4 लाख आई और आज की डेट में 4 लाख से अधिक नौकरियां दे दी गई। आप सूची दीजिए संवर्गवार, जितने संवर्ग हैं आपने किसमें भर्ती किए? सिपाही भर्ती को छोड़ के, कुछ शिक्षक भर्ती को छोड़ के जो बल्क में हुई है, बताइए किस संवर्ग भर्ती हुई है? ये 1953 जो भर्तियां हैं वीडियोस की, इसमें 3 संवर्ग हैं, वो भी सम्मिलित कर रखी है 4 लाख में। ये तो भर्ती हुई नहीं, ये 3 बार सम्मिलित हुई हैं, ये बताया नहीं इस बच्चे ने। मुझे लगता है सरकार केवल आंकड़ों का खेल खेल रही है। सरकार के लिए जो रोजगार है वो केवल गुलाबी पन्नों में है, अखबार उसकी, और अखबारों में है, टीवी पर है, जो विज्ञापन दिए जा रहे हैं बड़े बड़े। पर सर मीडिया में तो बताया जा रहा है सबको रोजगार मिल गया, सबको काम मिल गया, लाखों नौकरियां मिल गई। मीडिया में तो ये बताया जा रहा है। यस, तो वो नौकरी है कहां? सूची दीजिए आप 4 लाख की। ओके, अनुराग भदौरिया जी, थैंक यू सर, थैंक यू। अनुराग भदौरिया जी, आपको कारण क्या लगता है कि ये भर्ती प्रक्रिया इस तरह से रुकने के पीछे के कारण क्या है? वायदा 70 लाख जॉब्स का किया गया था और 4 लाख ये खुद क्लेम कर रहे हैं। देखिए, उन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि नौकरियां जितनी कम देंगे
लोग जितने परेशान और मजबूर रहेंगे उतने ही मेरे पीछे चलेंगे। इन्होंने तय कर लिया, देखो किसानों को नहीं करने की बात थी तो लास्ट में किस पे आ गए कि 2000 रुपए उनके अकाउंट में डाल देंगे। तो ये क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि हम आदमी को पैरालाइज कर दें, वो अपने पैरों पे खड़ा ना हो पाए। नौकरी मिल जाएगी तो पैरों पे खड़ा हो जाएगा, फिर अपनी मन की बात बोलने लगेगा, फिर उसको लगेगा सरकार अगर गलत करेगी तो सरकार के खिलाफ खड़ा होगा। वो आदमी को फाइनेंशियली कमजोर कर देना चाहते हैं, अपाहिज बना देना चाहते हैं, जिससे कि मेरे पीछे चलता रहे जैसे पुराने राजा की सरकार में कितनी बीच में मत इंटरप्ट करें आपने, मैंने सबको रोका था पूरी जी, गलत बात। इसलिए मैं चाहता हूं ये उत्तर प्रदेश की जनता को, देश की जनता को, भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकार है, ये युवकों को कमजोर करना चाहते हैं, उनकी ताकत को कमजोर करना चाहते हैं, और जो युवा शक्ति जो शब्द है उसको खत्म कर देना चाहते हैं और पैरालाइज बना के अपने पीछे चलाना चाहते हैं। यही इनकी नीति है और ये सिर्फ आंकड़ों की कालाबाजी करना चाहते हैं, जिससे एक मैसेज जाए हम तो करोड़ों का रोजगार दे रहे हैं, 1 करोड़ एक दिन में देते हैं, 80,000 एक दिन में देते हैं, पर डे पता नहीं कितने, कभी 82,000, कभी 6 महीने में सबको रोजगार, पता नहीं क्या क्या वादे किए गए थे। वो इसलिए चूंकि आंकड़ों की कालाबाजी ना, जिससे एक मैसेज जाएगा, चूंकि कोई किसी से पूछने तो जाएगा नहीं, उनको लगेगा नहीं सबको रोजगार मिल रहा है। करेक्ट है उमाशंकर पांडे, थैंक यू, शुक्रिया। पुरी जी आप देखिए, पुरी जी जब आप बोल रहे थे मैंने सबको रोका, अब आप किसी भी बीच में मत बोलें। ओके ऑल राइट, उमाशंकर आप कुछ कह रहे थे, पहले आप बात करें फिर मैं सवाल पूछता हूँ, अपनी पक्ष रखें। थैंक यू अनुराग जी, थैंक यू, शुक्रिया अनुराग जी, थैंक यू। उमाशंकर जी देखिए, पहली बात तो रोजगार के नाम पर, समय कम है, टू द पॉइंट रहिए। हाँ बिल्कुल, रोजगार के नाम पर अगर इनको उदाहरण देना पड़ा तो इन्होंने मनरेगा का नाम लिया। अब आप सोचिए कि इनको कांग्रेस का ही सहारा लेना पड़ा। एक भी इंडस्ट्री, गलत बात। 2 बड़े बड़े इन्वेस्टर समिट के नाम पर इन्होंने गरीब जनता का अरबों खरबों रुपए फूंक दिया, एक भी इंडस्ट्री फंक्शनल नहीं हुई। और डिफेंस कॉरिडोर से लेके, चीनी मिल से लेके, मेडिकल कॉलेज से लेके, तमाम सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स की बात करने वाले लोगों ने क्या सरकार जानबूझकर इन भर्ती प्रक्रिया को रोकती है या कुछ कारण और है? देखिए इनको, ब्रजेश जी मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट, नौकरियां, इंडस्ट्री, इन सबसे इनका कोई वास्ता नहीं है। अगर होता तो 4 साल में ये कुछ जरूर करते। इनको पता है कि ये राम मंदिर और तमाम चीजों के नाम पर, तमाम बातों के नाम पर ये युवाओं को भ्रमित करेंगे, सपने हैं, लेकिन युवा बड़ा चालाक और पूरे न हो समझदार पाने के पीछे के कारण क्या है? क्या सरकार की नीयत या सरकार वाकई में इन भर्तियों के जाल में फंस गई है? ब्रिजेश जी, यूपी का यूथ बहुत काबिल है और अब समझ लेना चाहिए कि यहाँ 100% मामला नियत का है। आप छोटे छोटे उदाहरण देखिए, बच्चा जब इस प्रदेश में पैदा होता है तो अस्पतालों में बिना ऑक्सीजन के, भ्रष्टाचार की वजह से दम तोड़ देता है। बच्चा जब स्कूल में जाता है तो उसको 1 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिला के और नमक रोटियां इस तरह से खिलाते हैं। उसके ऊपर कोई रिपोर्टर अगर रिपोर्ट कर देता है तो उसको जेल भिजवा देते हैं। इसके अलावा जब वो पढ़ने जाता है तो उसको स्कूल नहीं मिलते, उसको शौचालय नहीं मिलते, उसको वहां बिजली नहीं होती, वहां शिक्षक नहीं होते, और स्कूलों को देखने के लिए जब कोई जाते हैं तो उन पर FIR कराते हैं। उसके बाद फर्जी होर्डिंग जगह जगह नजर आते हैं कि हमने स्कूलों का, एक रात में इन्होंने 1.5 लाख स्कूलों के कायाकल्प कर दिए। तो ये लफाज सरकार है। आपको पता है जब हमारे यहाँ कोई आदमी ज्वाइन करता है पार्टी को तो हम उसको क्या कहते हैं? आज से आप पार्टी की टोपी पहन चुके हैं, आपको अपने सोशल मीडिया कंडक्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, ट्विटर और फेसबुक पर जिम्मेदारी से चीजें लिखनी पड़ेंगी। यहाँ यूपी के मुख्यमंत्री के ट्विटर पर क्या लिखा है उसको पढ़ के लोग चुटकुला मान के हंसते हैं, चुटकुला मान के हंसते हैं। आपके मुख्यमंत्री जी जब ट्विटर पर लिखते हैं तो आप साफ मान लीजिए एक ही रिलायबिलिटी है मुख्यमंत्री जी के ट्विटर हैंडल की, जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा। ओके, यस राकेश पांडे, गो अहेड, आप कुछ मेंशन कर रहे थे। राकेश आप कुछ बोलना चाहते थे, गो अहेड राकेश पांडे। सर, उत्तर प्रदेश में जॉब एक ख्वाब हो चुका है। जैसे कि मैं बीजेपी प्रवक्ता महोदय से एवं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा। मेरे पास एक RTI का डाटा है, आप देखिए, इसको दिखाने की कोशिश करिए पूरे प्रदेश के प्रशिक्षुओं को। इसमें 1,73,795 पद खाली हैं। ये देखिए आंकड़ा RTI से ये प्राप्त आंकड़ा है, इसको दिखाने की सर कोशिश करिएगा। आप बोलते प्रदेशवासियों को हम सब दिखा रहे हैं, आप बोलते रहें, आप बोलते और रहें। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब 1,73,795 पद बेसिक शिक्षा विभाग में खाली हैं तो जल्द से जल्द 68,500 के बचे शेष 22,000 पद एवं 51,112 का जो आपने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया था वो पद जोड़कर एवं जो हर साल शिक्षक रिटायर हो रहे हैं उनको जोड़ते हुए कम से कम 1 लाख ये बात सही है कि 2,17,000 पद रिक्त हैं टीचरों के। जी सर, 2,17,000 पद रिक्त हैं, ये बात अभी क्लेम की सूर्य प्रताप सिंह जी ने। जी क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है। इन्होंने
सुप्रीम कोर्ट में जो एक विज्ञापन आया था उसमें इन्होंने दिखाया था, दर्शाया था, आपको मैं वो भी दिखा देता हूं, उसमें 2,17,000। ये देखिए सर, उसको भी दिखाने की कोशिश करूंगा। हाँ ठीक है, आपको। मैं समझ गया। ये देखिए सर, इसमें Correct है। 2,17,000 हैं। काफी तैयारी से आए हैं ये लोग, ऐसे ही नहीं आ गए पूरी बिल्कुल चीज। सर, और हम लोग सर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहते हैं सर, जल्द से जल्द बेसिक शिक्षा विभाग में कम से कम 1 लाख पदों पर विज्ञापन चुनाव से पहले जारी हो। यही निवेदन है 50 सेकंड है। उत्तर प्रदेश सरकार से बहुत आहत हो चुके हैं सर। अखिल प्रताप, गो अहेड। सर मैं सवाल करना चाहता हूं सरकार से और यूपीएससी से कि क्या सरकार के निर्णय संविधान से बड़े हो गए हैं? क्या संविधान में आस्था खत्म हो चुकी है इस सरकार की? माननीय सर्वोच्च न्यायालय का मैं निर्णय लेकर आया हूं, ये सचिन कुमार वर्सेस दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के केस का निर्णय है, जिसमें साफ साफ लिखा है, वेयर द रिक्रूटमेंट टू पब्लिक एम्प्लॉयमेंट स्टैंड्स विटिएटेड एज ए consequence of systematic fraud or irregularities, the entire process becomes illegitimate. On the other hand, where it is possible to segregate persons who have indulged in malpractices and to penalize them for their wrongdoing, it would be unfair to impose the burden of their wrongdoing on those who are free from taint, to treat the innocent and the wrongdoers equally by subjecting the former to the consequence of the cancellation of the entire process would be contrary to Article 14 because unequals would then be treated equally. सर, संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन किया है इन लोगों ने। सरकार क्यों नहीं मानती इस चीज को? सर मैं 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड दे दीजिए। उत्तर प्रदेश के सर मैं बीच में नहीं बोल रहा, तो प्लीज आप पुरी जी शांत हो जाए, इनकी बात तो सुन लें। नौकरी दे नहीं रहे तो कम से कम बात तो सुन लो। सर 10 सेकंड सुन लीजिए। नौकरी दे रहे हैं, बोर्ड आयोग का अखिल 10 सेकंड आपके पास है। 10 सेकंड दे दीजिए। मुझे प्रोग्राम वाइंड अप करना पड़ेगा, टाइम ओवर हो चुका है। जब कोई प्रतियोगी छात्र उत्तर प्रदेश में परीक्षा देता है तो उस OMR के साथ 2 कार्बन कॉपियां होती हैं, एक ट्रेजरी को जाती है और एक कैंडिडेट के पास होती है। क्या 14,53,000 में से 1953 ईमानदारी से परीक्षा दी अभ्यर्थी नहीं मिल रहे सरकार को? सीधा सीधा फंडा है, बुला लीजिए 1953 अभ्यर्थियों को आयोग में, 2 दिन में क्लियर हो जाएगा इसमें कौन से ईमानदार है कौन से बेईमान है। सरकार को 2.5 साल लगते हैं बताने में कि भर्ती ईमानदारी से नहीं हुई है। SIT की जांच की अंतिम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। आखिर किस रिपोर्ट के आधार पर भर्ती निरस्त की है? तुगलकी फरमान जारी करती है सरकार। क्या संविधान में आस्था? बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार की आंखें खुलेंगी और हमारे बेरोजगार युवा भाइयों को और बहनों को रोजगार मिलेगा। भर्ती प्रक्रिया जो लटकी अटकी और भटकी है, इनको समय पर पूर्ण कराया जाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये उम्मीद करते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार इस पर तत्परता जरूर दिखाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।